तो आज की जो ये वीडियो बन रही है, जो लेक्चर अभी आप सुनेंगे मेरा, वो पेंटिंग के पेपर के ऊपर है। अभी आप लोगों का नवंबर 2021 के अंदर 10 तारीख में जो 12th क्लास का पेपर होने वाला है वो पेंटिंग का होने वाला है। ये बोर्ड पर आप कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होने चाहिए, इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। अभी जिन जिन के पास किताबें हैं, जिनके पास कोर्स पहुंच गया है, वो कृपया अपनी पेंटिंग की बुक खोल लें और खोलने के बाद आप पेज नंबर 145 पर आ जाएं, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम की है। यहां पर आपका एक नमूना प्रश्न पत्र दिया गया है। इसी नमूना प्रश्न पत्र को मैं यहां पर सॉल्व करवाने वाला हूं। इसके आंसर भी आपको इसी के अंदर ही मिलेंगे। बस आपको उन्होंने अच्छे से पढ़ लेना है, रट्टा नहीं मारना है, अच्छे से पढ़ लेना है। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहाड़ी कलम शैली क्या है? पहाड़ी लघु चित्रकला की विषय वस्तु का नाम बताइए। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 नंबर में आपका ये पेपर बनेगा, 30 नंबर में आपका ये पेपर बनेगा और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में होगा। अब इसके अंदर आपके क्वेश्चन भी दिए गए हैं और साथ में आंसर भी दिए गए हैं। तो जो आप ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं पहाड़ी शैली वाला, तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा क्या जवाब देना है कि यह शैली जो हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में, एक ऐसी शैली जो हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में जैसे कि पंजाब, गढ़वाल और जम्मू में विकसित हुई, ठीक है, पहाड़ी शैली के नाम से जानी जाती है। मुगल प्रभाव के बावजूद देशी शैली इसकी प्रमुख विशेषता रही है। यानी कि पहाड़ी शैली में जो मुगल लघु चित्रकला शैली है वो भी इसमें हमें देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो मुख्य विशेषता रही है वो रही है देशी शैली की। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद ने किस प्रकार बसोली पेंटिंग को प्रभावित किया। बसोली पेंटिंग से संबंधित पूछा जा रहा है और स्पेशली गीत गोविंद के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी आप अपनी बुक में देखेंगे, हमने ये पढ़ा भी था बसोली पेंटिंग के बारे में, गीत गोविंद का। ये 9वां चैप्टर है आपका, 9वां चैप्टर है पहाड़ी चित्रकला शैली। तो पहाड़ी चित्रकला शैली के अंदर जो यहाँ पर गीत गोविंद के बारे में जो पूछा गया है, क्वेश्चन क्या था, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद ने किस प्रकार बसोली पेंटिंग को प्रभावित किया। तो अब जो बसोली पेंटिंग है इसके चित्रकार का नाम है मानकू। तो एक काव्य है गीत गोविंद, उससे प्रभावित होकर मानकू ने एक चित्र बनाया, राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण। और स्पेशली बसोली पेंटिंग के अंदर जो चित्र ज्यादातर बनाए गए हैं वो पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित है, ठीक है। इतना सही जवाब आपको लिखना था, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 शब्दों के अंदर। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि हैदराबाद शैली ने दक्कन पेंटिंग का कोई उदाहरण बताइए और उसकी विषय वस्तु के बारे में विस्तार से बताइए। ये तीसरा प्रश्न बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा, दक्कन स्कूल शैली की। तो दक्कन स्कूल का जो क्षेत्र रहा है वो दक्षिण भारत में नर्मदा और कृष्णा नदियों के बीच में रहा है। यानी कि दक्षिण भारत के अंदर 2 नदियां हैं, दिए गए हैं यहाँ पे, एक नर्मदा नदी और दूसरा कृष्णा नदियां। इन दोनों के बीच की जो जगह रही है वहां पर जो शैली फली फूली उसे दक्कन स्कूल शैली के नाम से जाना जाता है। अब इस शैली के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से चित्र आपने देखे। तो एक तो आपका सूफी संत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य अमीर खुसरो द्वारा गाए गए एक सूफी गीत का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे, कंपनी शैली की पेंटिंग का एक उदाहरण दो और उस पर यूरोपियन प्रभाव को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जवाब आपने क्या देना है, इसका जवाब जो आप देंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण है आपका कंपनी शैली का कश्मीरी कलाकारों का एक समूह। एक चित्र आपने देखा होगा अपनी पेंटिंग की बुक में जिसमें कुछ कश्मीरी कलाकार बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कि हरा गहरा रंग है, गेरू और लाल आकृति के सफेद कपड़े हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि रेशमी ज्यादातर जो कपड़े हैं, है ना, उनकी बुनाई कढ़ाई का जो काम है वो कश्मीर के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो समूह दिखाया गया कश्मीरी कलाकारों का, कोई ना कोई जैसे कि कालीन हो गया, है ना, या फिर कोई कंबल हो गया, उसको बुनते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो इस चित्र के अंदर जो रंगों का प्रभाव है उसमें आप देखेंगे कि गहरा रंग दिखाया गया है और रंग कौन कौन सा रंग इसमें दिखाया गया है, गेहूं है और लाल आकृति के सफेद कपड़े। तो प्रकाश और छाया थोड़ी सी हम इस पर अगर डालें तो छाया का बहुत कम प्रयोग हुआ है
और बिंदु चित्रण के साथ मॉडलिंग ज्यादा की गई है। परिदृष्टि कैसी है इसकी, तो इस पेंटिंग में छत और फर्श का अच्छा परिदृश्य दिखाया गया है। यानी कि कुल कहने का मतलब यह हुआ कि उस चित्र के अंदर आपको जो चीजें नजर आ रही हैं उसी का वर्णन आपने कर देना है, वही कंपनी शैली है। समझ में आ गए, क्योंकि इसमें कंपनी शैली की विशेषता पूछी गई थी। तो कंपनी शैली में जो चित्र बनाया गया है उसमें जो भी आपको नजर आ रहा है एक बार अपनी बुक में खोलकर देख लेना, उसी चीज का वर्णन कर देना। अब आती है बात अगले क्वेश्चन की, बैल वाली मोहर के बारे में बताओ और इसे किस स्थान पर पाया गया। चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि मुद्रा सेल खड़ी की बनी है और बैल की उत्कीर्ण आकृति शौर्य और शक्ति की प्रतीक है। बैल वाली मोहर हमने देखा था ना, बैल वाली मोहर पे एक बैल बना हुआ है जिसका बहुत ही ऊंचा सा उठा हुआ कुबड़ है और उसके गले से लेकर उसके पैरों तक लटकती चादर है। और जो बैल वाली जो मोहर बनी हुई है वो एक प्रोफाइल में बनाई गई है। बैल के ऊपर खाली जगह में कुछ लिखा गया है जिसे हम हड़प्पा लिपि कहते हैं, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो आपने जो इसके अंदर लिखना है, अगर ऐसे भी लिख दोगे तो चलेगा। बाकी आपने बैल वाली मोहर के बारे में लिखना क्या है, जैसा आपने उसके अंदर देखा, यानी कि मुद्रा सेल खड़ी की बनी हुई है। मुद्रा बोले तो मोहर, मोहर जो है वो किसकी बनी हुई है, सेल खड़ी या पत्थर की। तो बैल की जो उत्कीर्ण आकृति है उसमें शौर्य और शक्ति का प्रतीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उस बैल की कुबड़ और सींगों के आकार को विस्तार देकर प्राप्त किया गया है। गर्दन का तिरछा रेखीय मोटिफ बैल के यौवन और शक्ति को अभिव्यक्त करता है। अच्छा, ये मोहर जो है वो उसका संबंध कहां से है, मोहनजोदारो से, लगभग 2500 ईसा पूर्व। जब 2500 ईसा पूर्व पहले मोहनजोदारो नाम की मतलब हड़प्पा नाम की एक सभ्यता थी और उसमें जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो मोहनजोदारो था, जहां पर खुदाई के समय ये मोहर प्राप्त हुई थी। तो ये 4 क्वेश्चन के जवाब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी आगे हम और भी इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हमारा जो छठा प्रश्न है वो है कि गुप्त कला को भारतीय कला और वास्तुशिल्प का स्वर्णिम काल क्यों माना जाता है। छठा क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर देखेंगे आप, तो आपको बताना है। तो इसका जवाब है कि जब गुप्त वंश ने कुषाणों से शक्ति हस्तगत की तो उसके बाद कला और वास्तुशिल्प का यह स्वर्णिम युग कहलाया। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अजंता पेंटिंग और बुद्ध प्रतिमाएं हैं। यानी कि एक काल था गुप्त काल, और गुप्त काल में भी गुप्त वाकाटक का शासन काल। तो कहा जाता है कि उसके शासन काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया है ना, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन का केंद्र बना और उनके पूजा पाठ का भी केंद्र बना। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कुल गुफाएं 29 हैं, जिसमें कुछ अधूरी हैं और कुछ पूर्ण हैं। इतना कुछ आपने लिखना नहीं है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इस काल का जो आपने लिखना है वो देखो क्या लिखना है कि इस काल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अजंता पेंटिंग और बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा इस काल में साहित्य के क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र जैसे कि ज्योतिषी, खगोल विज्ञान, गणित आदि में भी बहुत विकास हुआ। प्रसिद्ध सारनाथ बुद्ध इसी कला का है। कला की प्रत्येक रूपों में इस काल के कलाकारों ने अत्यधिक सौष्ठवता प्राप्त की। तो यही आंसर आपने अपने इस क्वेश्चन का देना है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका, दोबारा से फिर कह रहा हूं कि आपकी पेंटिंग की जो बुक है उसमें पेज नंबर 145 पर एक प्रश्न पत्र का नमूना दिया गया है। उसके बाद इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लेना उसको। ठीक है, या तो मुझे सुन लो या उसे पढ़ लेना। सुन लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अपने एग्जाम में तभी अच्छे से एग्जाम दे पाओगे जब अच्छे से उस चीज को सुनोगे और समझोगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जातक कथा क्या है। अजंता भित्ति चित्रों में दिखाई गई जातक कथा के बारे में बताओ। तो जातक कथा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब इसके अंदर दिया गया कि ध्यान इस अवस्था में बुद्ध द्वारा सभी बुराइयों और सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति के रूप ऊपर विजय है। स्त्रियों की पराजय जिन्होंने बुद्ध के ध्यान को भंग करने की कोशिश की। सभी नारियों के रूप और आकृतियां निराशा और अपराध बोध की विभिन्न भंगिमाओं से प्रस्तुत की गई है। अजंता के चित्रकार स्त्री वर्ग की भावनाओं और स्मरणीय रूपों को चित्रित करने में सिद्ध हस्त हैं। तो ये यहां पर देखा बताया गया है। इसके बाद में आप अगला प्रश्न देखेंगे
ये चीज समझ में आ गई होगी ना आपको? नहीं समझ में आई तो अपने उस किताब के अंदर पढ़ लेना अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन है लास्ट वैक्स विधि क्या है? सॉरी, इससे पहले वाला क्वेश्चन है एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के प्रतीकात्मक अर्थ को बताइए। फिर से दोहराऊंगा इस क्वेश्चन को, एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के प्रतीकात्मक अर्थ को बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर बार। तो इसका जवाब आपने देना है कि एलिफेंटा मुंबई महाराष्ट्र काल 8वीं शताब्दी, यानी कि जो एलिफेंटा है वो मुंबई के महाराष्ट्र में है, ठीक है, और इसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। त्रिमूर्ति शिव के सर्वोत्तम स्वरूप का प्रभावशाली चित्रण है। हिंदू देवगणों में जिनका सर्वाधिक चित्रण है उनमें शिव विध्वंसक के रूप में, विष्णु पालक के रूप में और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के रूप में दिखाए गए हैं। आपने चित्र देखा होगा ना, जिसमें एक अघोरी रूप है और मध्य भाग में शिव दिखाए गए हैं। शिव कौन है? शिव कौन है? विनाशक। पालनहार कौन है? विष्णु। और सृष्टि रचयिता कौन है? ब्रह्मा। यही इसके अंदर त्रिमूर्ति में आपको देखने को मिलता है, यही आपने लिखना है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लास्ट वैक्स विधि क्या है? यह विधि अथवा तकनीक लोक कांस्य मूर्ति कला से किस प्रकार संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यह भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पेंटिंग का जो पेपर है वो पूरा 100 नंबर का होता है, जिसमें 70 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 30 नंबर आपके थ्योरी एग्जाम के होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल के अंदर पास हो जाते हो तो ये मत समझ लेना कि आप पास हो गए, आपको थ्योरी एग्जाम भी पास करना होता है। अब आपने पेंटिंग में थ्योरी के अंदर कितने नंबर लाने के आप पास हो जाओ, तो कम से कम 10 नंबर आपको पेंटिंग के अंदर लाने होते हैं, ठीक है। अगर मैं और भी कम से कम बात करूं तो 8 नंबर तो कम से कम आपके पेंटिंग के अंदर आने चाहिए 30 में से। अगर 8 में से अगर 7.5 भी रह गए ना तो आप फेल हो उसके अंदर। 10th की तरह नहीं, 10th के अंदर आप पेंटिंग में 1 नंबर लाओ, 2 नंबर लाओ, पास हो जाओगे, क्योंकि उसमें पेंटिंग में आपका प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी होता है। लेकिन 12th में क्या होता है कि प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी एग्जाम भी पास करना होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं लास्ट वैक्स विधि क्या है। तो लास्ट वैक्स विधि की तकनीक, फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान देना, क्योंकि अगर आप पूरा पेपर नहीं भी कर पाए तो कम से कम 10 नंबर तो ला सकते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके। तो मिट्टी द्वारा मूर्तियों को बनाकर इसे पकाया जाता है। पहले मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसको पकाया जाता है। मधुमक्खियों का मोम इन मूर्तियों पर लपेटकर सांचा तैयार किया जाता है। जो मूर्ति बनाई जाती है उस पर फिर मधुमक्खी का मोम लपेटा जाता है और उस फिर सांचा तैयार किया जाता है। इसके चारों तरफ मिट्टी का लेप किया जाता है और फिर से क्या करते हैं, वो मोम लगाने के बाद फिर से मिट्टी का लेप लगाया जाता है उस मोम के ऊपर। फिर क्या करते हैं, इसके चारों तरफ मिट्टी का लेप लगा दिया, फिर उसको धूप में सुखा लिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद ताप देकर मोम को पिघलाकर निकाला जाता है और फिर दोबारा से उसको आग में तपाया जाता है सुखाने के बाद। और जब तपाया जाएगा तो जो मोम है वो पिघल जाएगा। पिघलने से क्या होगा, वो जगह खाली हो जाएगी, है ना। और सांचे को तोड़कर मूर्ति निकाल ली जाती है। फिर सांचे को तोड़कर मूर्ति निकाल ली जाती है, क्योंकि जब मोम पिघल जाएगा तो उसके अंदर क्या करेंगे, धातु को भर दिया जाएगा। धातु को भरने से फिर बाद में वो सांचा तोड़ दिया जाएगा और मूर्ति बाहर आ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, लास्ट वैक्स विधि। तो मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों के द्वारा डोकरा कांस्य प्रतिमाएं, आपने देखा होगा पड़ा हुआ डोकरा जो कांस्य मूर्ति है, उसका संबंध कहां से था, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक जनजाति समुदाय है, ठीक है, वो इस विधि का इस्तेमाल करके कांसे की मूर्तियां जो होती थी, कांसे की जो प्रतिमाएं होती थी उनको बनाया करती थी। वे लास्ट वैक्स विधि के अंदर बहुत ज्यादा कुशल थे, ठीक है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि कौन सा भारतीय इस्लामिक स्मारक विश्व के आश्चर्य में एक माना जाता है, बताइए। तो इसका जवाब तो सभी लोग जानते हैं और आपको भी मालूम होगा कि ताजमहल ही वो ऐसा एक इस्लामिक इमारत है या स्मारक है जो दुनिया के अंदर आश्चर्य के रूप में जाना जाता है, जिसे 7वां अजूबा कहती है। इसी के बारे में आपको बताना है। तो नाम क्या है उसका, ताजमहल स्थान कहां पर है, आगरा। किस काल में इसको बनाया गया था, तो 1632 से लेकर 1654। 1632 में इसे बनाना शुरू किया था और 1654 में ये कंप्लीट हुआ। और किस शासक ने इसको बनवाया था, तो इसके निर्माता का नाम है मुगल सम्राट शाहजहां।
तो ताजमहल को बनाने में सफेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे ऊंची गुंबद 186 फुट ऊंची है। अब ताजमहल के अंदर जो सबसे ऊंची गुंबद है उसकी ऊंचाई कितनी है? 186 फीट। इमारत के चारों कोनों में 4 मीनारें हैं जिसकी ऊंचाई 163 फीट है। दोहरी परत वाली गुंबदें और मीनारें ईरान की शैली में बनी हुई हैं, जबकि मेहराब और बालकनी पार्शियन शैली में बनी हुई हैं। ये इसकी विशेषता थी, यही आपको उसमें लिखनी है 2 नंबर के अंदर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबद के निर्माण में किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया? इसका निर्माण काल और स्थान बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, तो अगर ये दोबारा से फिर आ जाता तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो गोल गुंबद, तो इसका जो काल है वो है 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था और इसका स्थान है बीजापुर। निर्माता का नाम है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह जब शासन कर रहा था बीजापुर में, तब उसने इस गुंबद को बनवाया था। तो गोल गुंबद के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। पक्की ईंटों का मतलब समझते हैं ना कि पहले ईंट बनाई गई मिट्टी से, फिर उसको आग में तपाकर पकाया गया, फिर उन ईंटों का इस्तेमाल इसके निर्माण में किया गया, जिन्हें चूने के गच के साथ मजबूती से जोड़ा गया। तो पहले सीमेंट की व्यवस्था तो थी नहीं, तो चिनाई जो होती थी वो चूने से होती थी। और गोल गुंबद पर जो हमें प्रभाव देखने को मिलता है वास्तुकला का, उसमें 3 प्रकार की वास्तुकला हमको देखने को मिलती है, मिस्र की, तुर्की की और पार्सियन की। यानी कि मिस्र, तुर्की और पार्सियन वास्तुकला का प्रभाव इस गोल गुंबद में देखने को मिलता है। यह जवाब आपने देना है, ठीक है।